तो आज हम बात करने वाले हैं एक बीज के सफर के बारे में। एक ऐसा सफर जो एक छोटी सी लैब से शुरू होकर कई पड़ावों से गुजरता हुआ किसान के खेत तक पहुंचता है। ये कहानी है उस बीज की जो हमारी थाली में आने वाले भोजन की बुनियाद है। कभी सोचा है कि कैसे एक नन्हा सा बीज अपने अंदर पूरी फसल का भविष्य छिपाए रखता है? यही वो सवाल है जो आज हमें इस पूरे सफर पर ले जाएगा। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, हर लहलहाती फसल की शुरुआत होती है एक परफेक्ट बीज से। ये वो पहली ईंट है, वो नींव है जिस पर पूरी खेती की इमारत टिकी होती है। अच्छा, तो ये जो परफेक्ट बीज है इसे कहते हैं न्यूक्लियस सीड या नाभिक बीज। ये कोई आम बीज नहीं है। आप यूं समझिए कि ये वो मास्टर कॉपी है जिसे एक साइंटिस्ट बड़ी मेहनत और प्रिसिजन के साथ तैयार करता है। यही वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिससे आगे लाखों करोड़ों बीज बनेंगे। तो ठीक है, हमारे पास एक मास्टर कॉपी, एक न्यूक्लियस सीड तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये एक बीज लाखों किसानों तक पहुंचेगा कैसे? यहीं से कहानी का अगला और शायद सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है। इसे समझने के लिए एक फैमिली ट्री की तरह सोचिए। ये पूरा प्रोसेस 4 पीढ़ियों तक चलता है। सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लियस सीड, वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। साइंटिस्ट फिर उससे तैयार करते हैं ब्रीडर सीड। इस ब्रीडर सीड से बनता है फाउंडेशन सीड, जिसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और आखिर में इसी फाउंडेशन सीड से वो सर्टिफाइड सीड या प्रमाणित बीज बनता है जिसे बाजार में बेचा जाता है। मतलब हर स्टेप पर बीज की संख्या तो हजारों गुना बढ़ रही है, पर असली चैलेंज है उसकी क्वालिटी को, उसकी शुद्धता को वैसा का वैसा बनाए रखना। और हाँ, ये काम इतना आसान भी नहीं है। बीज की प्योरिटी बनाए रखने के लिए बहुत सख्त नियम होते हैं, जैसे आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब एक खेत को दूसरे से इतनी दूर रखना कि हवा से भी कोई मिलावट न हो पाए। और एक और जरूरी चीज होती है रोगिंग। अब रोगिंग का मतलब सिर्फ बीमार पौधे हटाना नहीं है। इसका मतलब है खेत में से हर उस एक पौधे को ढूंढकर निकालना जो अपनी नस्ल से जरा सा भी अलग दिख रहा हो। ये सब इसलिए था कि बीज का जो ओरिजिनल जेनेटिक कोड है उसमें 1% की भी मिलावट ना हो। अब खेत में फसल तैयार हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बीज अभी बाजार में जाने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले इसे कई मुश्किल टेस्ट पास करने पड़ते हैं ताकि इसकी क्वालिटी की गारंटी दी जा सके। तो अब ये बीज पहुंचता है प्रोसेसिंग प्लांट में। यहाँ सबसे पहले उसकी सफाई होती है ताकि धूल मिट्टी सब निकल जाए। फिर होती है ग्रेडिंग, यानी छोटे बड़े बीजों को अलग करना ताकि हर बीज एक जैसा हो। इसके बाद उसे एक खास टेम्परेचर पर सुखाया जाता है जिससे उसकी नमी कम हो जाए और वो लंबे समय तक खराब ना हो। फिर उस पर दवाइयाँ मतलब फंगीसाइड वगैरह लगाए जाते हैं और आखिर में सारी जानकारी के साथ उसे पैक किया जाता है। तब जाकर वो अपने असली मिशन के लिए तैयार होता है। पैकिंग के बाद भी फाइनल अप्रूवल से पहले बीज को लैब में कुछ आखिरी एग्जाम देने होते हैं, जैसे जर्मिनेशन टेस्ट, ये देखने के लिए कि 100 में से कितने बीज असल में उगेंगे। मॉइस्चर टेस्ट, ये पक्का करने के लिए कि बीज ठीक से सूखा है या नहीं। और फिजिकल प्योरिटी टेस्ट से ये चेक किया जाता है कि उसमें कोई कंकड़, पत्थर या खरपतवार के बीज तो नहीं है। ये पूरा प्रोसेस काफी डिटेल्ड होता है। इन सारे टेस्ट्स और प्रक्रियाओं के बाद जो चीज मिलती है वो है सीड सर्टिफिकेशन। और यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक कानूनी गारंटी है। किसान के लिए ये एक भरोसा है कि जो पैसा वो लगा रहा है उसके बदले में उसे एक शुद्ध, सेहतमंद और अच्छी पैदावार देने वाला बीज मिल रहा है। वैसे बीजों को लंबे समय तक जिंदा रखने का साइंस भी बड़ा मजेदार है। एक बहुत सिंपल सा रूल है, हैरिंगटन का नियम। ये कहता है कि अगर आप बीज की नमी में सिर्फ 1% की कमी करते हैं तो उसकी जिंदगी डबल हो जाती है। और अगर आप टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं तब भी उसकी जिंदगी डबल हो जाती है। सोचिए, इसी छोटे से नियम के आधार पर दुनिया भर में बड़े बड़े सीड बैंक्स काम करते हैं, जो एक तरह से हमारी फूड सिक्योरिटी का बीमा है। तो हमारे पास एक परफेक्ट सर्टिफाइड बीज है। लेकिन अब एक नया और बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आखिर इस बीज का असली मालिक है कौन? देखिए, बीज की इस दुनिया में मोटे तौर पर 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है पब्लिक सेक्टर, यानी सरकारी संस्थाएं जैसे कि एनएससी या आईसीएआर। इनका मुख्य फोकस रिसर्च पर और ब्रीडर, फाउंडेशन जैसे जरूरी बीज बनाने पर होता है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा बनी रहे। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर। ये कंपनियां हाइब्रिड बीज बनाने में आगे हैं और इनकी मार्केटिंग,
पैकेजिंग और प्रोसेसिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और अपनी इस इनोवेशन को, अपनी इस मेहनत को बचाने के लिए ये कंपनियां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा का सहारा लेती हैं। जैसे प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट है, जो नई किस्म बनाने वाले ब्रीडर के अधिकारों को बचाता है। खेती की नई मशीनों या बायोटेक प्रोसेस पर पेटेंट लिए जाते हैं। कंपनियां अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ तक कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है ताकि असली और नकली बीज की पहचान की जा सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर की नहीं है, इसका एक ग्लोबल एंगल भी है। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के नियम हमारे खेतों तक कैसे पहुंचते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का एक एग्रीमेंट है, जिसे ट्रिप्स कहते हैं। ये एग्रीमेंट अपने सभी मेंबर देशों से, जिसमें भारत भी शामिल है, ये कहता है कि उन्हें पौधों की किस्मों को बचाने के लिए कानून बनाने होंगे, और इसका सीधा असर हमारे देश के बीज कानूनों पर पड़ता है। और इस असर को हम एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सकते हैं। एक तरफ इसका फायदा ये है कि हमें नई टेक्नोलॉजी और दुनिया के बेहतरीन बीजों तक पहुंच मिलती है, ग्लोबल ट्रेड के मौके खुलते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इससे प्राइवेट कंपनियों का कंट्रोल बढ़ जाता है। पेटेंट की वजह से बीज महंगे हो सकते हैं और पारंपरिक बीजों पर किसानों के जो अधिकार थे वो कम हो सकते हैं। और यहीं आकर हम अपने सबसे बुनियादी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं। एक बीज, उस पर आखिरी हक किसका होना चाहिए? उस इनोवेटर का जिसने उसे बनाया, उस किसान का जो उसे अपनी जमीन में बोता है, या फिर पूरी इंसानियत का जिसके लिए वो भोजन का जरिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।